वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखें करने वाले एसएसटी का। ठीक है, एसएसटी जो आप लोग का 20 मार्च को एग्जाम होने वाला है, 20 मार्च में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उससे संबंधित सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं, उसके बाद 40 सब्जेक्टिव कर ले रहे हैं। 40 नहीं, सब्जेक्टिव जितना 19 है उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले 40 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 19 सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसका तैयारी पूरा बढ़िया से कर लेते हैं फटाक से। आज एक ही वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का आपको इसमें मिल जाएगा। स्पेशली ये जो सिलेक्ट किया गया है वो है आपका मॉडल पेपर। ठीक है, जो जैक द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ था जैक के द्वारा, उस मॉडल पेपर पे हम लोग ध्यान नहीं दिए थे जरा, तो उस पर अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी है सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग आज जो जैक का मॉडल पेपर जारी हुआ था उसको देख कर लेते हैं। बाकी जो है बचा हुआ समय में आप लोग है जो कि जो है आया हुआ था प्रोजेक्ट रेल वो वाला न्यू मॉडल पेपर, उसका सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ से आप सारा मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट क्या क्या क्वेश्चन था। तो मतलब है इसमें, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा से है। देखिए थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कवर करना है। सेकंड क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो प्रशा के चांसलर थे। उसका थर्ड क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा बारदोली आंदोलन। फोर्थ नंबर देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन जो है आपका भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। और फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी देख ले और तैयारी उन लोग भी कर ले। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और कल ही एग्जाम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पाँचवा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग हो जाएगा। उसके बाद छठा, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो हेनरी फोर्ड ने किया था, डी ऑप्शन। फिर 17 डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र की में किसका महिमा मंडन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, संगीत। आठवां, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कताई। नौवां नंबर है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगालियों द्वारा। 10वां है, गैली क्या है? तो गैली आपका धातुई फ्रेम है। 11वां नंबर, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है? तो ये कैसा वितरण होता है? तो ये क्षैतिज वितरण होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय कितने हैं? समय में मतलब है, तो देखिए 28 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 15वां नंबर है, वामशेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सरकारी कर्मचारियों का। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये चुनाव आयोग देता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार होती है क्या होती है? तो उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध तीनों होती है, इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। 18 नंबर, लोगों के राजनीतिक सुधार करने में और सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि कितने लोगों का आंसर सही हो रहा है, वो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके आप लोग का तैयारी कैसा रहा है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग का ये 40 में से कितना मार्क्स आता है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? तो पंचायती राज में 33.3% जो है महिलाएं के लिए सीट आरक्षित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, मेधा पाटेकर ने। उसके बाद आगे देखिए 21 नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो उपरोक्त सभी इनमें से सभी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देश्य परियोजना का आपका उपरोक्त सभी इसमें भी हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ पर नियंत्रण करता है, सिंचाई की सुविधा भी मिलती है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है। फिर 25 नंबर, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? तो ये सारा आपका रोपण फसल है। उसके बाद भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल में धान की खेती होती है। 26 के बाद 27 नंबर है, निम्नांकित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा बोकारो, क्योंकि तलचर, सिंगरेनी और रानीगंज यानी है। और भी होता, धनबाद रहता तो धनबाद ऑप्शन आपका हो सकता था। आगे देखिए
28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग आपका हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। 29 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा, 8 गुना। 30 नंबर, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका डी हो जाएगा, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। तो सड़क परिवहन में लागत जो है बहुत कम लगता है रेलवे की अपेक्षा। 31, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर की जाती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसीलिए उपरोक्त सभी। तो 32 नंबर, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, धारणीय विकास। ठीक है। 33, सलमा एक सरकारी अस्पताल की नर्स की कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो वो संगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र जो होता है वो आपका प्राइवेट से मतलब सरकारी क्षेत्र का होता है। 34 नंबर, सेवा क्षेत्र इनमें से किस तरह की गतिविधियां में शामिल है? तो सेवा क्षेत्र का सीधा संबंध जो है आपका हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंकिंग से। 35 नंबर, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का उदाहरण देखिए, एक गाय के बदले 5 बकरियां का सौदा वस्तु विनिमय हो गया। व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक का देखिए इनमें से सभी काम हो जाएगा, वो साख का निर्माण करती है, ऋण भी देती है और जमा स्वीकार करती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? तो बहुराष्ट्रीय का मतलब ही होता है बहुत सारा राष्ट्र, इसीलिए एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? तो आभूषण का है। देखिए जब भी आभूषण खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग ये हॉलमार्क को देखते हैं। 40 नंबर, राष्ट्र उपभोक्ता दिवस की तिथि को मनाई जाती है? उपभोक्ता दिवस का जो तिथि है वो आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, फटाक से हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं। चाहो तो आप लोग नोट भी कर लीजिए और फटाफट याद भी कर लीजिए। चलिए देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका इसी तरह से है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का 1.5 घंटा इसमें भी आपको मिलेगा। चलिए तो देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 ही करना है। हम आपको 7 करवा दिए, इसलिए सब पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने की थी। ठीक है। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के समिट फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। ठीक है। और सबसे पहला जो सफल आधुनिक कारखाना था वो 1854 में मुंबई के एक कावासजी डाबर द्वारा खोला गया था। ये आपका। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो वैसी फसल जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान आपका उदाहरण हो जाएगा। चौथा है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखे। तो लोकतंत्र की 2 चुनौतियां क्या है? तो लिख सकते हैं लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा शिक्षा का अभाव। ठीक है, तो भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित है जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझते हैं। दूसरा, सामाजिक असमानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंचा नीचा का भेदभाव बहुत अधिक है, तो समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो देखिए, समवर्ती सूची जिस सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जिनमें से कुछ विषय मुख्य हैं। अब क्या क्या विषय हो गया इसमें? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, विवाह, तलाक, बिजली इत्यादि, ये सब जो है समवर्ती सूची और में ही आते हैं। 6ठा नंबर, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ठीक है। फिर विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, करते हैं लिख दिए हैं तो कहते हैं हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 7 था, किसी 5 को ही करना है। 5 का 5 ही कीजिएगा, गलती से भी 5 की जगह 6 मत कीजिएगा, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने जा रहा है, 5 ही का मार्क्स मिलेगा। तो इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा है किन्हीं 5 तो किन्हीं 5 ही कीजिएगा। अब आ जाइए लघु उत्तरीय, इसमें भी किसी 5 ही का उत्तर देना है। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो देखिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्न प्रकार से हैं। पहला देखिए, सरकार द्वारा दी गई सभी पदवियां जो होता है वह पद दिया गया था उसको लौटा दी गई, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया गया। उसके बाद सेकेंड लिख सकते हैं, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ने बंद कर दिए। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों का होली जलाया गया। ठीक है। चौथा, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। तो ये जो है असहयोग आंदोलन का ये तरीका था। 9वां है क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? यानी पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारत का जो उत्पादन क्यों बढ़ गया था? तो देखिए,
तो क्या क्यों था, तो देखिए कोई भी इस तरह का आंसर है तो ये जरूर लिखिएगा कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारण से बढ़ा। मतलब ये चीज़ को ऐड जरूर कीजिएगा कि जहाँ पे पूछ दिया है तो निम्नलिखित कारण से बढ़ा, निम्नलिखित कारण से हुआ, निम्नलिखित कारण। इससे क्या है ना कि आप आंसर को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। और ये याद रखिए कि अभी पूरा बोर्ड का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है पॉइंट बाय पॉइंट आंसर, तो आप लोग जो भी सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखिएगा। ठीक है, गलती से भी एकदम कहानी जैसा पूरा भर मत दीजिएगा पेज। अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए तो मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसा उलझ गया था कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत से अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुविधा प्राप्त हो सका। ठीक है, अच्छा, भारत में अपना माल उन लोग क्या किया था, निर्यात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भारत में ही फैक्ट्री खुल गया और भारत से ही सारा सामान विश्व युद्ध में जाने लगा था। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय बजाय हो जाएगा यहाँ पे बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। ठीक है, फिर युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौजों के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर के जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। फिर नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूर को काम पर रखा गया, इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, इस तरह से अच्छा से आंसर लिख लीजिएगा। अब है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे तो थोड़ा इस तरह से लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था जिसके कारण से आप इस तरह से एक लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद एक तरफ नवीकरणीय और एक तरफ अनवीकरणीय लिखिएगा। ठीक है, और पॉइंट बाय पॉइंट ही आंसर कीजिएगा। तो देख लीजिए, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में अंतर, जो निम्न अंतर है क्या क्या। पहले, नवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं का की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, उन वस्तुओं को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम उपयोग करें और वो खत्म ही ना हो, और खत्म हो तो तुरंत वापस आ जाए, वो होता है नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन, हवा, जितना उपयोग करने करते रहिए कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा, सूरज का रोशनी, जितना उपयोग करना करते रहिए खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है तथा जिनके लगातार उपयोग से जल्द समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनवीकरणीय वो ऐसा संसाधन है कि जिसका आप उपयोग कीजिए तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनके निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगते हैं, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद 11 नंबर, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो देखिए, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती हैं। पहला पॉइंट, दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकता है और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरा, दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकता है। तीसरा पॉइंट, दबाव समूह आंदोलन के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। और चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये सब है दबाव समूह का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका के समाज में के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो देखिए, श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसका आकार हरियाणा के बराबर है। इसकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर है, जिसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। सिंगली 74%, तमिल 18%, पारसेट ईसाई 7% रहते हैं। तमिल 2 प्रकार के हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुआ वो श्रीलंकाई हो गया, जो तमिल भारत में पैदा हुआ वो जो है आपका भारतीय तमिल हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट जटिल है। ठीक है, अब ऋण की शर्तों का उल्लेख करें, यानी कि जो बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या क्या शर्त होता है। तो देखिए, पहला, निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला है कि ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले बैंक को बताइए कि आपका इनकम कितना है। दूसरा, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, यानी कुछ पैसा है जो कि वहीं पे बैंक में जमा करना पड़ता है। उसके बाद ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। ठीक है, बिना गारंटर के लोन आपको मिलता ही नहीं है। अगर आप लोग को और भी कोई पॉइंट याद रहेगा तो वो भी लिख सकते हैं। फिर विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एक आंसर हो जाएगा। फिर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार प्रसार करना। तीसरा एक लिख सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाइएगा आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है,
15वां नंबर क्वेश्चन है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय है? तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। देखिए 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों द्वारा ही प्रगति व ज्ञानोदय होता है। लोगों की इस सोच के पीछे निम्नलिखित कारण थे। अब क्या क्या कारण थे तो देखिए, पुस्तकों को अधिक छपने तथा सस्ती होने के कारण समाज के हर वर्ग तक पुस्तक पहुंचने लगी। फिर बाजार में नए नए विषयों की पुस्तक आने लगी, इससे लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ने लगी। फिर पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी। एक पॉइंट यहाँ है कि यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। फिर है यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया था। लोगों को किताब चाहिए थी, इसलिए मटक ज़्यादा से ज़्यादा किताब छापने लगे। और छठा हो जाएगा कि मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोग भी वैज्ञानिक तथा दार्शनिक के विचार अधिक रखने लगे थे। ठीक है, किताब छपने से देखिए कितना फ़ायदा हो रहा था। अब 16 है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? तो देखिए, विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहाँ धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, परंतु यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और विभिन्नताओं में आपसी सामंजस्य बैठाया जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, इसमें अमीर गरीब के वो का समान मूल्य है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है ना, लोकतंत्र में कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबरी के अधिकार प्रदान किए गए हैं, पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है, दोनों ही एक दूसरे के भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। चौथा है, सामाजिक समूहों के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। पांचवा है, लोकतंत्र ही सभी यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों रेलगाड़ियों में इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं और होटल में या किसी भी स्थान पर रुकने में कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, पैसा का वैल्यू बताना है एक अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका निम्न प्रकार से है। पहला, मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। ठीक है, फिर मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करती है। मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद कर दूसरे स्थान पर बेचा जा सकता है। ठीक है, फिर बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका है। ठीक है, लगा दीजिएगा अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। फिर राष्ट्र आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। फिर देश की राष्ट्र आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को भी दर्शाता है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, अब आ जाइए 18 नंबर, जल दुर्लभता क्या है? तो देखिए, जल दुर्लभता, हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु जल के असमान वितरण अर्थात कहीं अधिक कहीं कम होने पर जल की अत्यधिक मांग एवं जल के गलत उपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। जल की कमी की इसी समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, जल का कमी ही जल दुर्लभता है। अब जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो इसका कुछ कुछ उपाय है जो नीचे लिखा गया है। जल संरक्षण के उपाय तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण करके, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, नदियों पर डैम बनाकर, जल को प्रदूषण से बचाकर, खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीकी अपनाकर, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर। ठीक है, यहाँ तक है। इसमें एक मैप का क्वेश्चन सिर्फ छूट गया है बस, और आपका यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बस आज था एसएसटी, कल से आपका हिंदी का वीडियो आएगा। हिंदी का भी फटाफट देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इंग्लिश जो है आप लोगों का, तो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैथ होगा, मैथ का आएगा, फिर साइंस का आएगा, इंग्लिश का है। तो बस कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास इसको शेयर कर दे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।